आज का लेसन है अध्याय 16, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। आप भूआकृति प्रक्रियाओं को विशेषकर अपक्षय और विभिन्नता जलवायवीय क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इस शब्द है ना, जैव और विविधता, और जैव विविधता हाइफन के साथ में लगाई है, यानी कि जैव अलग है और विविधता अलग है। जहां हम पहले हमने जैव और अजैव चीज पढ़ी थी ना, उसमें से वो जैव और अजैव वाली चीज थी ना, उसमें से शब्द लिया गया जैव है ये। फिर वो क्या कह रहा है कि किसी जीवों की विविधताएं कितनी है, कहाँ पर जैव विविधता। फिर कई बार आते हैं ना बायोडाइवर्सिटी, फिर उसके अलावा आते हैं बायोलॉजिकल पार्क होते हैं, और कौन कौन सी तो जैव विविधताएं हैं और कहाँ कहाँ उनका संरक्षण किया गया है, बस बात इन्हीं की करना चाहता है। आपको स्मरण है कि इसके संक्षिप्त सार के लिए अध्याय कक्षा 6 के 6.2 में देखें ना, कक्षा 6 के अध्याय में कुछ दिया होगा शायद इसने। यह कह रहा है कि यह अपक्षय प्रावार वेदरिंग मेंटल, अपक्षय वेदरिंग होना और प्रावार का मतलब होता है मेंटल, और वो दूसरी परत थी मेंटल वाले, क्रस्ट के नीचे वाला जो भाग था ना, वो उसका वनस्पति विविधता का आधार है। यह अपक्षय परिवार वनस्पति विविधता का आधार है। तो किसी चीज का कुछ न कुछ आधार होता है, तो उसका आधार ये है। अतः इसमें जैव विविधता का आधार माना गया है सौर ऊर्जा और जल ही। अपक्षय में विविधता और उसके परिणाम स्वरूप अन्य जैव विविधता का प्रमुख कारण भी यही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्षेत्र जहां ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है, वहां जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है कि आज जो जैव विविधता हम देखते हैं 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के पहले का विकास का परिणाम स्वरूप है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले ही, मानव की जो उत्पत्ति हुई थी उससे पहले ही क्या हुआ था, पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल में अधिक थी। जैसे डायनासोर थे, परंतु डायनासोर के काल में क्या थे, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, बड़े थे, परंतु उस समय मानव का विकास नहीं हुआ था। तो मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आई है, क्योंकि इसने इसका दोहन बहुत ही ज्यादा किया है मनुष्य ने। क्योंकि एक किसी एक या अन्य प्रजाति की आवश्यकता से अधिक उपयोग होने के कारण यह लुप्त होने लगी है। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इनका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है। जैसे कई बार सोचते हैं ना कि तितलियों की एक नई प्रजाति खोजी गई, लिजर्ड की एक नई प्रजाति खोजी गई, तो उसी में से इनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिणी अमेरिका को की ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। वनों को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना। उसके बाद में है प्रजातियों के दृष्टिकोण से, जैसे प्रजातियां कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है उनके दृष्टिकोण से, अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु किसी प्रजाति की औसत आयु, कोई विशेष प्रजाति नहीं है, बस बाकी किसी एक के मान लेते हैं। किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रही थी आज लुप्त हो चुकी है, यानी कि उसमें से 1% ही जिंदा है, 99% प्रजातियां थी वो लुप्त हो चुकी हैं। जैसे डायनासोर है, लिजर्ड वगैरह जितने भी थे बड़े बड़े, वो लुप्त हो चुके हैं। एक सेकेंड, लाइट चली गई, मुझे टैब से पढ़ना पड़ेगा।
वो पीडीएफ नहीं मिल रही है मेरे को। कल भेजी थी सर ग्रुप में, कल वाले मैसेज देखना, उसमें से है। एक तो मिल गई, सबसे डाउनलोड हो। हाँ तो मिल गया ये, लाइट हो रहा है। 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। सभी पृथ्वी पर है ना, जो जैव विविधता है वो एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो प्रजातियों की विविधता में कमी आती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जीवधारियों की संख्या अधिक हो जाती है। ये क्या चीज है कि प्रजातियां तो अलग हो, कमी आ गई वहां पर, परंतु उत्तर की तरफ जाते हैं ना, तो एक ही प्रकार के जीवों की जो संख्या है ना, उन संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज्यादा रेनडियर है, इसके अलावा समुद्र में सील मछलियां हैं। तो वो सील मछलियां जो मीठे जल की है, तो वो क्या होती है कि जो समुद्री, जो बर्फीला जल होता है ना, वहां पर सबसे ज्यादा वो देखी जाती है, तो उनका वहां पर संघनन ज्यादा है। इसके अलावा डागर बैंक है, जो जितने भी मछली पालन के बैंक है वो शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में गर्म और ठंडी जलवायु पाई जाती है, तो वहां पर एक मछलियों का बहुत बड़ा आकार पाया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है, बायो तथा डायवर्सिटी, जिसका अर्थ होता है विविधता, और बायो का अर्थ होता है जीव। जीव की विविधता साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, ये थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या है, उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध कौन कौन सी चीजें, पौधों के प्रकार, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से भी है। इनकी अनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र, उनके द्वारा निर्मित परितंत्र, परितंत्र वो बनाते हैं सीक्वेंस से। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता है। एक ही प्रजाति तथा भिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है, थोड़ा सा देख लेना। जैव विविधता पहले भी बताया था, जैव और अजैव होते हैं, और जैविक तत्व उन्हें कहते हैं जो जिंदा होते हैं, अजैविक वो होते हैं जो मृत होते हैं, और जो जीव की विविधता है वो सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता को निम्न तीन, थोड़े से स्तर ध्यान रखना है इनको, पर्टिकुलर अगर 3 4 5 6 ऐसे पूछ ले तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैव विविधता के 3 स्तर है। पहला तो है अनुवांशिकी जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद में है प्रजातीय जैव विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। उसके बाद में 3 नंबर है परितंत्र जैव विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। छोटी छोटी बात है, इनमें पढ़ेंगे भी क्या क्या चीज है, थोड़ा सा इसका जो डिवाइडेशन किया गया है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अनुवांशिकी में कौन सी है, प्रजातीय में कौन सी है, और परितंत्र वाले में कौन कौन से हैं। मुख्यतः जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीवन निर्माण के लिए जीन, ये क्वेश्चन आया हुआ भी था, ये साइको में पूछा हुआ था कि मनुष्य के या फिर किसी जीव के निर्माण का सबसे पहला जो शुरू होता है ना, तो वो होता है उनका जीन होता है। तो जीन से शरीर का निर्माण होता है, वो जीन है, एक मूलभूत इकाई है। यह प्रजाति के जीन की विविधता ही अनुवांशिकी जैव विविधता है, यानी जीन की विविधता ही अनुवांशिकी जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों, जहां पर एक समान भौतिक लक्षण पाए जाते हैं, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों
के समूह की प्रजाति कहलाती है। मानव आनुवंशिकी रूप से होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है। इसका कारण है कि आनुवंशिकी विविधता है। इसका कारण क्या है कि इसका आनुवंशिकी विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फूलने फलने के लिए आनुवंशिकी विविधता अधिक आवश्यक है। वो कितना बड़ा होगा, जैसे एक 6 माह का बछड़ा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, परंतु एक 6 माह का कुत्ता होता है वो उतना जितना वो विकास करता है, परंतु एक 6 माह का बालक होता है वो उतना ही कितना विकास करता है। तो 6 6 माह के तीन अगर आनुवंशिकी अलग अलग लिए जाएं तो उनमें बहुत बड़ा ज्यादा विकास देखा जाता है। जैसे गाय है, बैल है, उनके बछड़े होते हैं या उनके जो अनुवांश क्रम होता है उसमें 6 माह बहुत बड़ी एक पीरियड होता है जिसमें एक बड़ा शरीर धारण कर लेता है। परंतु मनुष्य के लिए वही 6 माह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत नॉर्मल सा टाइम होता है। 6 माह में बस थोड़ा सा शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है और उस कदकाठी में भी इंच मतलब थोड़ा बहुत ही बढ़ोतरी होती है। और कुत्ता होता है, जैसे शेर होता है, तो इसकी अधिकतम आयु हो जाती है 22 वर्ष। 22 वर्ष होने के बाद में ये बूढ़ा हो जाता है। पर तो वहीं पर मनुष्य क्या होता है, 80 साल तक जाकर बूढ़ा होता है। वहीं कछुआ होता है, वो 300 300 400 साल पर। सांप होता है वो 300 300 400 साल पर। इसके अलावा मच्छर होता है, वो उसकी मच्छर की जो जीवन काल होता है वो टोटल होता ही 7 दिनों का है। जैसे ये मक्खियां हमारे आस पड़ोस में हमें देखने को मिलती है, इसका सारा ही जीवन काल 1 महीने का होता है। तो इस कारण से ये कितने समय में बड़े होंगे, कितने समय में इसका डेथ हो जाएगी, तो ये सारा का सारा सिस्टम ही क्या है, अनुवांशिक विविधता है। उसके बाद में है प्रजातीय विभिन्नता। किस प्रकार से कि स्पीसीज डाइवर्सिटी, यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। अंडरलाइन करना संख्या शब्द को। यह प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उसकी समृद्धि, प्रकार, बहुलता से आंकी जाती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियां अधिक विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। ये थोड़ा सा शब्द ध्यान रखें, हॉटस्पॉट ऊपर वाले में नाम नहीं आया। जो जेनेटिक थी ना उसमें हॉटस्पॉट का नाम नहीं आया, परंतु ये जो प्रजातीय भिन्नता है ना, स्पीसीज जिनको बोलते हैं, इनमें हॉटस्पॉट का नाम आया है। जैसे भारत का एक, जैसे कौन कौन सा है, मन्नार की खाड़ी हो गई क्या, एक तो वो क्षेत्र है। इसके अलावा नीलगिरी का क्षेत्र है। इसके अलावा म्यांमार वाला ये क्षेत्र है। ये 3 4 क्षेत्र हैं जो हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बाकी आएंगे शायद इसमें नाम। उसके बाद में परितंत्र विविधता, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? आपने पिछले अध्याय में परितंत्रों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। व्यापक भिन्नता के अनेक प्रकार के परितंत्रों में होने वाले परितंत्रीय प्रक्रिया तथा आवास क्षेत्रों या आवास स्थानों की भिन्नता। आवास स्थानों, अंडरलाइन करना आवास शब्द को। आवास स्थानों की भिन्नता ही परितंत्र विविधता है। जैसे वन का परितंत्र, मरुस्थल का परितंत्र, हिमानी या उच्च भागों का परितंत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों का परितंत्र, वो 5 परितंत्र पढ़े थे हमने, बायोम जिनको बोला था हमने। परितंत्र और विविधता घास बनाते वन हैं मरुस्थल वाले। हाँ, घास वाले। जैसे घास में उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही आ जाएंगे शायद। जी सर। परितंत्र विविधता का परिसीमन, परितंत्र विविधता का परिसमन करना मुश्किल है। परिसीमन क्या होता है? एक परिसीमन आयोग होता है जो किसी क्षेत्र का बंटवारा करता है कि कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में आएगा और कौन सा किस में आएगा। तो वो यही कह रहा है कि कोई भी अगर परितंत्रीय विविधता है ना, तो उसका पता लगाना या फिर उसका परिसीमन करना उस क्षेत्र का बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा जटिल है। क्योंकि समुदाय प्रजातियों का समूह है। समुदाय क्या है? वो प्रजातियों का समूह है और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। नीचे कुछ चित्र दिया गया है, चित्र में तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, परंतु ये क्या है कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क अन्नामलाई जो है कि पश्चिमी घाट में है, घास भूमि और उष्ण कटिबंधीय 16 वन परितंत्र की जैव विविधता का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में जैव विविधता का महत्व, इनका क्या महत्व है? जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों में भी
अनुवांशिकी, प्रजातीय, पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल, जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका, जैसे कई बार क्या होता है, मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जड़ी बूटी का कहीं विशेष स्थान पर पाया जाना, या फिर ऊंट का किसी विशेष स्थान पर पाया जाना, फिर उसके अलावा मानव द्वारा उसका ज्यादातर प्रयोग करना। चील मछली एक जगह पर बहुत ज्यादा स्तर पर पाया जाना, फिर उसके ऊपर क्या है, मनुष्य का एक आत्मनिर्भरता बनी रहना खाने की तलाश के लिए। रेनियर का प्रयोग है, इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे याक है, तो वो जहाँ पर ही पाए जाएंगे, तो वो उनकी जो विविधताएं हैं वो किसी भी मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसी में पढ़ेंगे। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र की क्या भूमिका है। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियों को कोई ना कोई क्रिया करती है। परितंत्र कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है। कहता है कि परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है, उसका कुछ न कुछ कारण होता है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक करता है। जैसे घास के मैदानों में ज्यादातर है वो हिरण पाए जाते हैं, तो हिरण क्या होते हैं, वो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है, परंतु वो उनका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उच्चतर जो शेर, लकड़बग्गे, इसके अलावा और जो मांसाहारी है ना, उनके जिंदा रहने के लिए वो खाद्य पदार्थ है। तो उनका होना किस पर निर्भर करता है, शेर की उत्पत्ति पर, या शेरों के जीवन काल को लंबा दिखाने के लिए, या फिर उनको जिंदा रहने के लिए उन हिरणों का भी जिंदा रहना भी जरूरी है। तो कुछ ना कुछ है, किसी न किसी प्रयोग में आता रहता है। नेक्स्ट है कि क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों में बने रहने पर क्या योगदान देता है। मानव क्या योगदान दे रहा है इस परितंत्र में बने रहने के लिए। जीव व प्रजातियां जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती है, ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संग्रहण करती है। कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न कर एवं विघटित भी करती है, और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को भी बनाए रखने में सहायक होती है। उसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को भी स्थिर करती है। कौन? प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है और जलवायु को भी नियंत्रित करती है, नियंत्रित करने में सहायक होती है। जैसे ये पारिस्थितिकी क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में, वो कहता है कि परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता में भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति, नुकसान होना, प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाती है, कि जैसे जैसे उनकी क्षति हो जाती है तो उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी डगमगा जाता है। अधिक अनुवांशिकी विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्रों में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। अधिक अनुवांशिकी विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की, यानी कि ज्यादा पर्यावरणीय बदलाव है उनको ज्यादा सहन करने की अधिक क्षमता किस में होती है, वो होती है जैव विविधता वाले परितंत्र में। जैव विविधता वाले तंत्र में, और जैव विविधता वाले की तुलना किससे की गई है, अनुवांशिकी जैव विविधता से की गई है। दूसरे शब्दों में, जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी वह परितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो 3 प्रकार के परितंत्र बताए थे, अनुवांशिकी, प्रजातीय और परितंत्रीय विविधता। उसमें सबसे ज्यादा जो अधिक स्थायी कौन सा होगा, वह होगा जिसमें क्या होगी, प्रजातियों की भिन्नता होगी, या प्रजातियां सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट। होगी। हाँ, हॉटस्पॉट वाला। नेक्स्ट है कि जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। आर्थिक प्रकार से, किस प्रकार से, इकोनॉमिकल बायोडाइवर्सिटी है वो किस प्रकार से, सभी मनुष्य, जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखो, संसाधन शब्द का यूज किया है, जैव विविधता को संसाधन के रूप में माना है। संसाधन क्या होते हैं, जैसे कोलगेट है, टूथब्रश है, व्हीकल है, गाड़ियां हैं, इसके अलावा
पेट्रोलियम पदार्थ है, या फिर ये तो हो गए खनिज संसाधनों। उसके अलावा मनुष्य जीवों से क्या करता है, उनको पालता है, उनसे काम करवाता है, गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, ऊंट है, खाने के लिए प्रयोग करता है तो मछलियां हैं, फिश है, इसके अलावा झींगा मछलियां हैं। ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, ये संसाधन के रूप में काउंट करता है यहाँ पे। जैव विविधता एक महत्वपूर्ण भाग है फसलों की विविधता। कि जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, फसलों की विविधता। जैसे क्रॉप्स डाइवर्सिटी, जिसमें कृषि जैव विविधता भी कहा सकते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं हम, कृषि जैव विविधता। कई बार मूंग है, दाल है, दालों में भी चना है, मसर है, ठीक है, अरहर है। इस प्रकार से उनकी वो दाल की जैव विविधता है, ठीक है। वो कृषि में आने वाली, जैसे गेहूं है, क्रॉप्स रोटेशन करते हैं ना सभी सारे खेतों में, क्रॉप्स रोटेशन। धान की फसल है, गेहूं की फसल है, वो बार बार बुआई करते हैं। फिर तिलहन फसलें हैं, उसमें कौन कौन से आ जाती है, सूरजमुखी है, सरसों है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ खाने के लिए, औषधियों के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए आदि बनाने में है। जैव संसाधनों की यह परिकल्पना इनकी जैव संसाधनों की यह परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि मनुष्य ने जितने जितने प्रकार के जैव विविधता है, जैसे मान लो कि एक हिरण होता है, वो कहते हैं कि इसमें कस्तूरी मृग है, वो तो मनुष्य की क्या है, अभिलाषा रहती है उस कस्तूरी को प्राप्त करना। तो अगर वो कस्तूरी को प्राप्त करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसको खत्म करेगा हिरण को। तो कह रहा है कि किसी भी संसाधन के बारे में जो जानकारी अगर किसी मनुष्य को मिल गई ना, तो उसके बाद में जो जिस चीज के बारे में भी उसको जानकारी मिली है ना, सूचना उसकी बड़ी है, तो वो फिर जिस जीव से प्राप्त होगी ना, तो उस पर क्या है, संकट उत्पन्न हो जाएगा। यही कहना चाहता कि जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव संसाधन के विनाश के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक एवं महत्व के उत्पाद हैं। इस प्रकार से जैसे कई बार क्या होता है कि सांप वगैरह काटने से क्या है, व्यक्ति की मौत हो जाती है, परंतु बहुत सारे सांप होते हैं वो काट काट तो लेते हैं, पर उनसे मनुष्य में जहर नहीं फैलता। परंतु उसके चपेट में आने वाले वो जो एंटीवेनम होते हैं, स्नेक होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। जब एंटीवेनम मारे जाते हैं तो फिर ये ड्रग क्या करता है मनुष्य में, वो क्या करता है कि जिनमें जहर होता है ना, उन सांपों को पालता है। फिर वो फिर उनसे क्या है, जबरदस्ती उनसे जहर निकालता है, फिर उनको पालता है, फिर जहर निकालता है। फिर वो अलग अलग दवाइयों में फिर रासायनिक रूप से उनका प्रयोग करता है, तो वो सारे संसाधन में तब्दील हो जाते हैं। कभी कोई जैव विविधता अगर संसाधन में तब्दील हो गई ना, तो फिर वो क्या है, उस पर अतिक्रमण होना शुरू हो जाता है। संसाधन मत्स्य, दवा संसाधन आदि कुछ प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मनुष्य को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका, क्या वैज्ञानिक भूमिका है इनकी, किसकी, जैव विविधता की। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ है और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। जीवन कैसे चलता है और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति के रूप में हैं, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, उन्हें हम जैव विविधता के रूप में समझ सकते हैं। हम सभी यह तथ्य समझना चाहते हैं कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। पहले चिड़िया और इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े पक्षी थे, वो कच्चे घरों में, ज्यादा मकानों में अपने घोंसले बनाते थे। परंतु जैसे जैसे पंखे का आविष्कार हुआ और आविष्कार के बाद में पक्के मकान बनने लगे, तो ये जो छोटे गोरे या छोटे जो पक्षी हैं वो मकानों में आने रहे, कम हो गए। उसके बाद में क्या, हमने फर्श वगैरह, घर को पक्का बनाना, घर को इसके अलावा चारों तरफ का जो पक्के चार दीवारी करने लगे, तो हमारे घर आने वाले छोटे छोटे कीट पतंग और जो चींटियां आती है ना, वो कम हो गई। परंतु जिनके घर कच्चे हैं ना, तो उनके आस पड़ोस में छोटी जगह पर क्या है, जहाँ पर कच्ची जगह है, तो वहां पर वो क्या है, ठंड की जगह में जहाँ पर चींटियां ज्यादा पनप जाती है। तो इस कारण वो कहता है कि जो जैव विविधता है ना, उसमें मनुष्य भी इसी में शामिल है, जैव विविधता में, और जिसको नाम बोला इसने, होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्या कहता है कि यह समझ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वैज्ञानिक है,
तथ्यों के बारे में क्या हमारी नैतिक समझ है। जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमें कोई बता नहीं सकता। तो इस कारण जो जैव विविधता के बारे में जो अवेयरनेस है ना, वो हमारी नैतिक समझ पर आधारित है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों का जीवित रहने का अधिकार है, सभी का जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक स्वरूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध में एक अच्छा पैमाना भी है। कई बार नहीं देखते हम यूपी बिहार, जहाँ पर जैसे तमिलनाडु का तो क्या वहाँ पे क्या नाम, उत्तराखंड वगैरह, जहाँ पर पर्यटन जाते हैं तो वहां पर बंदरों की बहुत ज्यादा संख्या होती है। तो बंदर वो बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि उनको, उनका वो जिनके उपभोक्ता थे ना बंदर, तो उनका जो शीर्ष उपभोक्ता था ना वो मारा गया है। जैसे शेर थे या फिर जंगलों में जैसे वो रहते थे, तो उन्होंने मनुष्यों के साथ रहना प्रारंभ कर दिया, तो उनकी संख्याएं नियंत्रित करते हैं। अपने राउसर में भी आ गए सर। अच्छा है तो आस पड़ोस में जितने भी हैं, तो वो मनुष्य के साथ में क्या है, रहने लगता है। जैसे परिवार में कई बार होता है कि घर परिवार में कॉकरोच है, छिपकलियां हैं, तो असल में तो ये जीव है, हम सोचते हैं कि इनको जीव जिंदा रहने के लिए जरूरी है, परंतु क्या है, इनको सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा, यानी कि बाहर से ज्यादा घर ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। क्योंकि बाहर तो सांप वगैरह है या फिर इसके अलावा कोई और अन्य जानवर है जो मांसाहारी है, वो क्या है, किसी को पेड़ से, कहीं टहनियों से, कहीं लकड़ियों में से उनको ढूंढ कर खा जाएगा। परंतु क्या है, ये छिपकलियां, रेप्टाइल्स है, जितने भी रेंगने वाले छोटे बड़े हैं, वो मनुष्यों के साथ ही क्या है, थोड़े अभ्यस्त हो गए हैं, तो वो फिर घरों में ही रहने शुरू हो गए हैं। तो इस कारण से जैव विविधता का स्तर बता दिया है इसमें। जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। उसके बाद में जैव विविधता का ह्रास कैसे हो रहा है, कमी कैसे आ रही है इसमें। पिछले कुछ दशकों से, दशक की बात हो रही है, पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक होने लगा है, प्राकृतिक का। इसमें संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा उनके विकास स्थानों में तेजी से कमी आई है। किस में कमी आई है, प्रजातियों में और उनके आवास स्थानों में। जैसे जयपुर का इलाका था, आज वहां पर बायोस्फीयर पार्क है या फिर राष्ट्रीय वन उद्यान है, नारगढ़ है वगैरह जो भी है वो स्थापित किए जा रहे हैं। परंतु शहर के आंतरिक भागों में होने के कारण क्या है, वो एक बहुत बड़े रिहायशी इलाकों को भी निर्भर करते हैं वहां पर। क्योंकि अगर वहां से पर्यावरणीय भाग से या फिर जो चिड़ियाघर है वहां से हटा लिए गए, तो वहां पर एक अच्छी तरह से एक अच्छी जमीन उपलब्ध हो सकती है। उसी प्रकार से क्या है कि इन जीवों का जो रहने का आवास स्थान थे ना, उनमें तेजी से कमी आ गई है। तो कमी आ गई है तो फिर वो क्या है कि वो फिर या तो मानव बसाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं या फिर वहां पर अपने रहने का कोई स्थान ढूंढते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र एक चौथाई भाग है, यानी 25% की बात कर रहा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, 25%। यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। यहाँ संसार की 3/4 बात, यानी 66%, नहीं चौथाई की बात हो रही है, तो इसका मतलब है 75% जनसंख्या निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वन का उन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50%, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन में लगभग विश्व की 50% प्रजातियां पाई जाती है। और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दवानल, आग लग जाना, सूखा आदि पृथ्वी में पाई जाने वाली प्रजातिगत और वानस्पतिक जात को क्षति पहुंचाने और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषकों जैसे कि हाइड्रोजन और विषैली भारी धातुएं, टॉक्सिक हैवी मेटल्स संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित हो गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजाति, एक्सटो एक्सोटिक स्पीसीज कहा जाता है। ऐसी उदाहरण है जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान पहुंचता है या वह व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे कि बाघ है, चीता है, हाथी है, गेंडा है, मगरमच्छ है, मिंक है और पक्षियों का जिसमें सींग है, सूंड है, खाल है, दांत वगैरह है या फिर चर्बी जो भी है, निर्दयपूर्ण अवैध अवैध शिकार किया जा रहा है।
जिनके फलस्वरूप कुछ प्रजातियों का लुप्त होने के कगार पर आ गई है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंडरलाइन करना इस चीज को, पहले संस्था आई है। प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरणीय संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर IUCN, क्या नाम है इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन नेचर, चलो देखते हैं इसका पूरा नाम, बाकी तो ये नाम ही। इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेशन SCC है। हाँ हाँ हाँ, चलो देखते हैं इसमें। ने संकटापन, संकटापन पौधे व जीवों के प्रजातियों, रेड डाटा बुक। हाँ हाँ इंटरनेशनल बोलो। यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ ये है सर। हम्म, तो इन्होंने क्या है वो रेड डाटा बुक वगैरह वो जारी करते हैं, उसमें कौन सी संकटापन है, कौन सी है संकट आने वाली, जिस इस प्रकार से जो प्रजातियों का यह है उनका जी सर। संरक्षण, और उनके कर ले 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से है? पहला है संकटापन प्रजातियां, इसमें क्या है सभी प्रजातियां सम्मिलित है, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जो लुप्त हो जाने का खतरा है, अंडरलाइन करना। संकटापन प्रजातियों में वो आती है जो लुप्त हो जाने का खतरा है, परंतु अभी खत्म हुई नहीं है वो, उन पर खतरा जरूर है परंतु खत्म हुई नहीं है। कुछ प्रजातियां ऐसी आएगी जो खत्म हो चुकी है अब से पहले पहले, और कुछ ऐसी आएगी जो भविष्य में हो जाएगी, तो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, हाँ यही ये नाम आ गया ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ही अच्छी संस्था है ये, जो जीवों के विकास के लिए और उनके क्षेत्र के लिए काम करती है। विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड रेड लिस्ट, वही है रेड डाटा, रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। एक रेड पांडा दिया गया है, ये ज्यादातर तो चाइना में पाया जाता है, पांडा पर इसका अधिकार है, यानी कि चाइना ने पांडा पर क्या है वो क्या बोलते हैं, एकाधिकार है इसका, एकाधिकार बोलते हैं या क्या बोलते हैं, यानी कि विश्व में कहीं भी अगर पांडा है ना तो उस पर पहला अधिकार किसका है, चाइना का है, याद। विशेष अधिकार रखता है सर। हाँ, इसलिए वो कई बार नहीं होता क्या, कुछ वस्तुओं पर हम उस पर क्या ले लेते हैं, वो लाइसेंस वगैरह ले लेते हैं, अगर उस चीज को कोई दूसरा अगर जैसे यूज करता है तो वो प्रतिबंधित होता है, तो उसी प्रकार से क्या है पांडा पर क्या है चाइना का एक अधिकार है। पांडा अगर जर्मनी में पाया जाएगा या फिर वहां पर उस पर अत्याचार होंगे तो उसके लिए सबसे पहली आवाज है वो चाइना उठाएगा। उसके बाद में है जेनेरिक, नेक्स्ट है जेनकेरिया, जेनकेरिया सेबस्टिनी, क्या नाम है, जेनकेरिया सेबस्टिनी, एक अत्यंत संकटापन्न घास है, अंडरलाइन करना घास को, प्रजाति है जो अगस्त मलाई, अगस्तिया मलाई, अगस्तिया मलाई शिखर भारत में पाई जाती है। ऐसा पूछ सकता है, थोड़ा सा याद रखना, अगर और ने पूछ कर अगर इसी का नाम ही ले ले, जैन केरिया सेबेस्टिनी, घास कहाँ पर पाई जाती है, तो ये अगस्त मलाई के शिखरों पर पाई जाती है भारत में, दक्षिणी भारत। उसके बाद में सुभेद्य प्रजातियां 2 नंबर पर है, संकटापन के बाद में है सुभेद्य जातियां। इनमें प्रजातियां वे सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षण नहीं किया, अंडरलाइन करना इस चीज को, यदि संरक्षण नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने के सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है। तो कहने का मतलब असल में लास्ट में यही कहना चाहता है कि सुभेद्य जातियां वो प्रजातियां वो होती है जो निकट भविष्य में, अगर वर्तमान में उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो निकट भविष्य में 100% खत्म होगी। फिर है दुर्लभ प्रजातियां जो कहीं मिलती नहीं है, वो प्रजातियां कहीं नहीं मिलती है, रेयर स्पीसीज। संसार की उन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, संख्या बहुत कम है, ये प्रजातियां कुछ स्थानों पर सीमित है, सीमित स्थानों पर पाई जाती है, रेयर है, या बड़े क्षेत्रों के विरल रूप में बिखरी हुई है। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मानव के अस्तित्व के लिए, किसके अस्तित्व के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। उसके बाद में एक नाम लिखा है इसने,
हम्बोशिया डेक्रेस बेड, हम्बोशिया डेक्रेस बेड है ये दक्षिणी पश्चिमी घाट केरल वाले क्षेत्र में है। भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह है किसकी? तितली की हो सकती है क्या? या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि अलग ही चीज है कोई। ये कोई पौधा है सर, पेड़ अच्छा, समझ लो पौधा है या क्या? पौधा है। हाँ, अच्छा, ठीक है। उसका फूल है ये हम्बोसिया डेक्रेस बैंड, ठीक है, सफेद उसके बाद रंग में का फूल है ये। सफेद रंग का, हाँ सफेद रंग का। ऐसे तो ज्यादा विविधता के लिए जाना जाता है दक्षिणी भारत में, वो नीलगिरी वाला क्षेत्र है तो वहां पर ज्यादातर प्रजातियां पाई जाती हैं। हाँ सर। क्या कहा है कि जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप, मनुष्य के जीवन का हर रूप एक दूसरे पर निर्भर, इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति का संकट आने पर दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधे और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न ही होती है तो उनके पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततः मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। वो नहीं बताया था क्या, अमेरिका था या शायद जर्मनी था, उसने क्या किया था कि जो चिड़ वहां पर क्या हुआ था, धान की कमी आ गई थी, गेहूं वगैरह की कमी आने के कारण क्या है, वहां पर गोरिया को मारना लीगल कर दिया था। यानी कि अगर गोरिया या चिड़िया को मारेगा ना तो वो लीगल हो जाएगा, सारा सिस्टम लीगल है, अगर कोई मार सकता है। अगर जो जितनी ज्यादा चिड़िया मारेगा तो उससे क्या होगा, उनको इनाम भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ये शायद अमेरिका की है शायद, या फिर कनाडा की है, या फिर मेक्सिको की है, कोई देश था, उन्नति था। वहां पर क्या है, खाने की पहले ही समस्या थी और चिड़िया वगैरह जितने भी पक्षी थे ना वो सारे खराब कर देते हैं। फिर उसके बाद में आंदोलन चला और लगभग क्या है कि बहुत ज्यादा असंख्य रूप में इन पक्षियों को मारा गया। सबसे ज्यादा उन्हीं पक्षियों को मारा गया जो धान की खेती को नाश खत्म कर रहे थे। फिर उनकी संख्या में कमी आ गई, बहुत ही ज्यादा संख्या की कमी आ गई। फिर सरकार थी, उन्होंने जो भुखमरी थी और वहाँ का जो धान व्यवस्था थी उसको उन्होंने सही कर लिया और उसके बाद में प्रॉपर रूप से धान होने लगा। परंतु फिर वो जो घटी हुई जीवों की संख्या थी ना उनको नहीं कंट्रोल कर पाए वो। फिर उसके बाद में अगले ही साल क्या हुआ, जो कीट पतंग और उसके अलावा लार्वा जितना भी था ना जो फसलों को नष्ट करता है, उनमें बढ़ोतरी हो गई। उनमें बढ़ोतरी हो गई तो जो जो चिड़िया जिस कीट पतंगों को खाती है तो वो खाने वाली बची नहीं। तो उन्होंने क्या कि जब दोबारा फसलें आई ना तो उन्होंने क्या लार्वा और कीट पतंग और उन्होंने क्या उन फसलों को खत्म कर दिया। इस प्रकार से कई बार जर्मनी में भी तो कई बार आदेश निकले हैं, जर्मनी के साथ होता है ऐसा, हुआ चूहे मारने का सा प्रॉब्लम थी खेतों के लिए। इसी पर एक क्वेश्चन सर, वो चिड़िया होती है वो मांसाहारी में आती है ना? चिड़िया हाँ, ज्यादातर वो तो जो क्या है कि वो गेहूं का दाना भी खाती है, परंतु इसके अलावा वो क्या है पौधों से लार्वा वगैरह या कीट पतंगों सुंडियां को भी वगैरह वो, खाती है। हाँ तो कह सकते हैं हम। वो उसी कारण से तो वो पिछला एक क्वेश्चन था जिसमें चूहा को क्या कहा गया था, मांसाहारी कहा गया, द्वितीय उपभोक्ता कहा गया था। हम्म। हालांकि होता प्राथमिक उपभोक्ता है परंतु द्वितीय उपभोक्ता में शामिल किया गया था, क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। असल में तो यहाँ जी पर तो सर। ये पड़ा, परंतु चिड़िया भी है, जैसे कौवा है, कौवा को सभी जानते हैं कि वो रोटी तो हाँ। खा लेता है परंतु इसके अलावा वो चूहे को भी चट कर लेता है। और इसके सरवारी बोल अलावा सकते जो हैं सर इनको? हम्म, सरवारी बोल सकते हैं सर इनको? हाँ सर्वाहारी सर्वाहारी के तो फिर घास तो नहीं खाता वो। तो घास। सिर्फ चूहा तो खाता ही है सर, हाँ। कुतरता कुत्ता तो खाता सर है, कुत्ता तो खाता कुत्ता है सर, खाता चूहा है। भी तो कुतर सर, चूहा भी तो मतलब फसलों को कुतर ही देता है अच्छे से, वो नहीं, फसलों में वो रहता है तो। वो वो कुतरता इसलिए है कि उसके दांत बढ़ते हैं, इस कारण से वो कुतरता है। अच्छा। कुतरना उसकी आदत है। हाँ, एक पंखे से आवाज बहुत आता है, इस कारण से थोड़ा नॉर्मल जानकारी है। आप किस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं तो वो थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री विकास ऐसी व्यावहारिक गतिविधियां अपनाई जाए, मानव मैत्री व्यावहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो तथा सतत पोषणीय, सस्टेनेबल
इस तथ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव है कि जब दीर्घकाल की होगा। संरक्षण कैसे संभव है? तभी संभव होगा, यह छोटे टर्म के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ये दीर्घकालिक होना चाहिए। जब स्थानीय समुदायों में, जैसे अभी हो रहा है ना पश्चिमी राजस्थान में, गोडावण प्रजनन स्थली के लिए हैचिंग सेंटर खोले गए हैं, तो वो इसी में आते हैं। हाँ जब सर। स्थानीय समुदाय व प्रत्येक व्यक्ति इसमें भागीदारी रहेगी, समुदाय तो भागीदारी करे और प्रत्येक व्यक्ति भी भागीदारी करे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत, जैसे कई बार होता है कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, तो इस प्रकार से हैं कि कुछ लोग तो बचाने में लगे हुए हैं पर कुछ लोग खत्म खत्म करने में लगे हुए हैं। ठीक है? इस प्रकार से होता है कि सारे सभी व्यक्तियों को अपनी वो जिम्मेदारी है ना वो समझनी पड़ेगी जीव मात्र के लिए, तभी संभव है। उसके बाद में दीर्घकालिक होगा, इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास होना आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। जैसे पौधा लगाया, तो पौधा लगाने के बाद में वो पौधा लगाना जरूरी नहीं है, उसकी सार संभाल भी जरूरी है कि वो कितने वर्ष तक जिंदा रहता है, किसी अन्य जीवों की चपेट में ना आ जाए, या फिर जो जो पशु वगैरह है वो उनको जड़ से ही न खत्म कर दे। तो जरूरी है उन प्रक्रियाओं को जारी रखना भी, अंडरलाइन करना एक थोड़ा सा सन का मैटर है यहाँ पे। वर्ष 1992 में ब्राजील का रियो डी जनेरो रियो डी जनेरो में हुए, ये ब्राजील की राजधानी है रियो डी जनेरो में हुए जैव विविधता सम्मेलन। कब हुआ था जैव विविधता सम्मेलन? 1992 में हुआ था। अर्थ समिट। एक ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया नहीं थी क्या सर? ब्राजीलिया भी है। अच्छा, तो ये हो सकता है शहर हो। रियो डी जेनेरियो में वो ये 1992 वाला वो है जहाँ उसकी प्रथम राजधानी पृथ्वी ब्राजीलिया, ठीक शिखर है इस सम्मेलन बात हुआ में। था वो। हाँ ये शहर ही है, जैसे भारत का जो शहर है, जैसे है तो भारत की हाँ राजधानी दिल्ली, परंतु कई बार क्या है मुंबई और चेन्नई कोलकाता तीन अति महत्वपूर्ण रूप से देखे जाते हैं, परंतु जी सर। उस कारण से उसी प्रकार शहर है ये ब्राजील का। समिट में लिए गए संकल्प के लिए भारत अन्य 155 देश सहित हस्ताक्षरकारी था, यानी कि भारत ने रियो डी जेनेरियो पर हुए पृथ्वी समिट में जैव विविधता का जो सम्मेलन हुआ था ना, बायोडायवर्सिटी का, उसमें 155 देशों में वो हस्ताक्षरकारी था भारत उस समय 1992 में। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता का संरक्षण तरीके के सुझाए गए हैं। क्या है कि नंबर 1 है संकटापन, जो प्रजातियां हैं जो भविष्य में संकटपन हो जाएगी, प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। उसके बाद में है प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन जरूरी है। नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की जो किस्में हैं, इमारती लकड़ियों व पेड़ों के लिए पशुधन व जंतु व उनकी अन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए, संरक्षित ही कर देना चाहिए जो विलुप्त हो रही है। उसके बाद में है प्रत्येक देश को, जितने भी देश थे, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के विकास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए, सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के लिए स्थान सुरक्षित हो। जैसे कई बार होता है ना, दो प्रकार के स्थान आते हैं, स्व स्थान और बहि स्थान, इन इन सिटू और आउट सिटू, इस प्रकार से वो सिटू सिटू आते हैं दो प्रकार। हाँ, क्या नाम, चिड़ियाघर है, ये स्व स्थान है या बहि स्थान है? बहिस्तान है। बहि स्थान। और कंजर्व रिजर्व क्षेत्र, ये संस्थान और वन्य जीव अभयारण्य, ये बहिस्तान। नहीं वन्य जीव अभयारण्य तो अभयारण्य है, वो तो प्रकृति में स्थित है, खुले अब आसमान के नीचे। आखेट निषेध अच्छा क्षेत्र है, तो उनके लिए तो स्पेशल जगह निर्धारित कर दी भी, यहाँ आखेट नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वो भी सही स्व स्थान नहीं है, उनका खुद का स्थान है वो, हैबिटाट जिनको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर किसी जीव को उठाकर
किसी तीसरी जगह पर रखा जाता है जहां पर वो उसका प्राकृतिक या प्राकृतिक आवास क्षेत्र नहीं है, फिर भी वहां पर उसको खाना पीना, उसके अलावा उसकी दवाई वगैरह मरम्मत या फिर उनके प्रजनन से संबंधित है एक क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाता है, वो होता है बहिस्थाने। बाकी वो सारे स्थाने जो नेचुरल है ना, वो सारे के सारे स्व स्थानों में आएंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, वन्य जीव व पौधों का राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। क्या कह रहे हैं कि वन्य जीव तथा पौधों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यापार के रूप में नियम प्रतिबंधित नहीं किया गया है, परंतु व्यापार हो तो, जैसे अभी आए थे ना अपने चीते लेकर आए थे, अफ्रीका से लेकर आए थे। अफ्रीका में कौन सा नामीबिया देश था से। वो? नामीबिया से। नामीबिया। हम्म। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए विस्तार करने के लिए अंडरलाइन करना वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए हैं। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज पशु विहार स्थापित किए गए हैं तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक आप भौतिक पर्यावरण में आप भारत वाले में अध्ययन कर लेना। वह देश जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उसमें संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधताएं पाई जाती हैं, उन्हें महाविविध केंद्र उन देशों को कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविविध केंद्र, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। तो अगर आपसे पूछ ले कि मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज कौन सा है, वो उन कंट्रीज को देखना जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है और सबसे ज्यादा जैव विविधता को होल्ड करती है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो, कोई सा भी देश हो। इसमें जो देशों की संख्या बताई है ना, वो 12 बताई है एनसीईआरटी ने। कौन कौन से हैं? मैक्सिको, कर्क रेखा से जस्ट नीचे का क्षेत्र है। कोलंबिया, इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका का, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, कांगो बेसिन अफ्रीका का, मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्व में, उसके अलावा चाइना, भारत भी इसमें शामिल है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। देख लेना थोड़ा सा भारत के आसपास में क्या है। पाकिस्तान नहीं है, इसके अलावा बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, म्यांमार नहीं है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 12 देश है। उत्तरी अमेरिका का तो शायद एक ही नाम दे रखा है इसमें, मेक्सिको। कोलंबिया कहाँ का है? ब्रिटिश कोलंबिया और कोलंबिया दोनों अलग अलग देश है, पता है क्या कोलंबिया का? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, हाँ सही है, दक्षिणी अमेरिका का है। पश्चिमी का तब पश्चिमी तट पर है। जब हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा दक्षिणी अमेरिका में होता है कोको की खेती, कावा। पर कावा के अलावा दूसरा जो देश था ना जिसमें जहां पर सबसे ज्यादा कावा होता है, तो वो कोलंबिया था। याद करो, कोई किसी को याद आ रहा है तो। जी सर, सबसे ज्यादा ब्राजील में। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा ब्राजील और दूसरा था वो फेजेंडा हाँ जिनको कहते थे। जी सर। उन देशों में समृद्ध महा विविधता के केंद्र स्थित है। ऐसे जो कि अधिक संकट में है, उनमें संसाधनों में उपलब्ध करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण यूएन यू आईयूसीएन ने विविधता के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया है। किसने किया है? आईयूसीएन। तो कई बार पूछ लेता है कि हॉटस्पॉट जो बंटवारा करता है ना, ये हॉटस्पॉट कौन निर्धारित करता है? तो आईसीयूएन करता है, निर्धारित करता है। उसके बाद में हॉटस्पॉट इनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण क्योंकि वो किसी भी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता है निर्धारित करते हैं। यह देखा गया है कि ज्यादातर हॉटस्पॉट देखा गया है कि ज्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले जीव, रहने वाली प्रजाति, भोजन, जलाने के लिए लकड़ी, कृषि के लिए भूमि, इमारतों के लिए लकड़ी आदि के लिए वहां पाए जाने वाली समृद्धि परितंत्रों में ही निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों और जीवों में से 85% पौधे जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते।
यानी कि मेडागास्कर में पाए जाने वाले 100 जीवों में से 85 जीव ऐसे हैं जो संसार में कहीं नहीं मिलते, बस वहीं पर ही मिलते हैं, पाए जाते हैं। अन्य स्पोर्ट क्षेत्रों में समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं भी है। हवाई द्वीप जहाँ पर विशेष प्रकार की पादप जंतु प्रजातियां भी मिलती है, वह देशज प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के लिए महत्वपूर्ण विकास के लिए कारण असुरक्षित है मेडागास्कर की। उसके अलावा बात कर रहा है ये हवाई द्वीप की, वहां पर विशेष प्रकार के पादप और प्रजातियां तो मिलती है, पर वह विदेशज जो बाहर से आने वाली प्रजातियां है ना, के आगमन और उनके भूमि विकास के लिए असुरक्षित है। जैसे मेडागास्कर पे क्या नाम है मेडागास्कर, हवाई द्वीप पर मान लो कोई विशेष प्रकार का कि छोटी तितलियां वगैरह, या फिर इसके अलावा छोटे सांप है, या फिर छोटी कोई और कोई ऐसी जीव जंतु पाए जाते हैं जो मतलब भी बहुत ही ज्यादा, जैसे मेंढक की बहुत सारी प्रजातियां होती है, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कांच के समान मेंढक होते हैं, कांच जैसे, आप उनके ना आर पार देख सकते हो, उनमें चलने वाला जो उनके जो रुधिर धमनियां होती है ना, उनको देख सकते हो, धड़कते दिल को देख सकते हो आप अपनी नंगी आंखों से, उनकी हड्डियों को देख सकते हो, उनके जबड़े को देख सकते हो, उनकी जीभ को देख सकते हो। तो वो स्पेशल जगह पर ही है। तो वो कह रहे हैं कि जो विदेशी प्रजातियां है ना, जैसे कोई चील है, या फिर जो उन जीवों को खाने वाला है, किसी दूसरे द्वीप से या किसी दूसरे टापू से आकर उस टापू पर आने रह गया, आने वाला या आने के कारण वो वहां रहने लगा, तो वो क्या करता है, उसको धीरे धीरे उस उन स्पीशीज को खत्म कर देता है वो। तो वो कहता है कि हवाई द्वीप ऐसा स्थान है जहाँ पर स्पीशीज मिलती तो जरूर है, परंतु जो विदेशी प्रजाति है ना, उनके आगमन से वहाँ की भूमि विकास के कारण असुरक्षित होती जा रही है वहां पर। थोड़ा सा ये पिछले वाला डायग्राम पढ़ लेते हैं, बाकी उसके बाद में ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखो अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे और पनामा नहर से जस्ट ऊपर की तरफ कुछ जगह चिन्हित की है, जिसको कहा है कि सेंट्रल अमेरिका की उच्च भूमि प्रदेश है। ये प्रशांत महासागर में लिखा हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र में। इसका नाम है सेंट्रल अमेरिका की निम्न भूमि, सेंट्रल अमेरिका की निम्न भूमि। उसके अलावा ये हॉटस्पॉट क्षेत्र है, पहले ही ध्यान रखना आप इनको, मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट क्षेत्र है। दूसरा हॉटस्पॉट है एंडीज पर्वतमाला पर, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला पर एक लंबाई के रूप में विस्तृत है, परंतु यह अपने देश के अनुसार अलग हो जाता है। जैसे पश्चिम में इक्वेडोर तथा कोलंबिया, जहाँ पे काको नहीं है, ये कोको। उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय एंडीज है वहां पर। इसके अलावा अटलांटिक वन है जो ब्राजील वाले क्षेत्र के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। उसके अलावा देखो अफ्रीका में दो क्षेत्र दर्शा रखे हैं, एक तो दिखा रखा है गिनी की खाड़ी के जस्ट ऊपर जहाँ स्लेव कंट्रीज है, जहाँ से 0 डिग्री देशांतर है, वो यहाँ के पश्चिम में, एक तो यहाँ पर है। इसके अलावा एक है तंजानिया, मेडागास्कर के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में और भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे का भाग तंजानिया में, वहां पर क्या है, उसको हॉटस्पॉट क्षेत्र माना गया है। इसके अलावा पूरा का पूरा मेडागास्कर है, उसको माना गया है। उसके बाद में भारत और भारत के आस पड़ोस क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे सिंह राजा वन है श्रीलंका का, श्रीलंका में एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है, सिंह राजा वन क्षेत्र है। उसके बाद में पश्चिमी घाट पूरा का पूरा है भारत का। इसके अलावा पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय, इसकी लंबाई देखो आप कहाँ से शुरू होती है, ये उत्तर प्रदेश से शुरू होती है इसकी, और जाता है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश तक। ऐसा नहीं है कि पूर्वी भारत के जो 7 सिस्टर है उसी में शामिल होंगे, नहीं, इसके अलावा 7 सिस्टर पूरे शामिल नहीं होंगे। 7 सिस्टर से ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा सिक्किम का जो क्षेत्र है, जापान और भूटान, नेपाल और भूटान का जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है इसमें शामिल होता है। एक तो वहां पर है। इसके अलावा एक है सुंडा प्रायद्वीप, जिसको प्रायद्वीप या मलेशिया बोलते हैं, एक तो वो क्षेत्र है। एक इंडोनेशिया का क्षेत्र है, जावा, सुमात्रा, लिम्बो फ्लोर्स, ये यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे। इसके अलावा एक है बोर्नियो, बोर्नियो में भी कौन सा, उत्तरी बोर्नियो, ये है। इसके अलावा मेडागास्कर हो ही गया। इसके अलावा ये है ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के है उत्तर में, और ऑस्ट्रेलिया के भी उत्तर में क्वींसलैंड है। पता है आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और क्वींसलैंड, थोड़ा सा क्वींसलैंड का भी पता रखना, क्योंकि क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, और उसी ग्रेट बैरियर रीफ की तरफ इशारा करते हुए एक नाम और लिया गया है, जिसका नाम लिखा है मेलेनेशिया।
और उपनाम इसमें दे रखा है कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया। ये है हॉटस्पॉट के क्षेत्र। परंतु ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि विश्व में टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं। 34 है सर। अच्छा, विश्व में टोटल कितने हैं हॉटस्पॉट? 34। 34। ये भारत तो में केवल मुख्य 2 ही है। 3 का नाम आता है, देखो। 3 में अंडमान एक सर निकोबार। वो म्यांमार के साथ में मिला हुआ है ना, वो है। हाँ, तो ये देखो हॉटस्पॉट क्या प्रॉपर करता भारत है में इनसे। 2 ही है सर। नहीं, प्रॉपर भारत है, बात तो सही है आपकी। इसके अलावा तो फिर वो भूटान में भी तो आ जाएगा, नेपाल में भी तो आ जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं आपको ना एक मैं फोटो समझ गया आपकी भेज बात रही है, हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। असल में क्या होता है कि अगर भारत इसका बंटवारा कर रहा होता है ना, तो भारत अपना क्षेत्र निर्धारित कर लेता है। परंतु क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसको कोई मतलब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है ना, वो क्या करती है, चाहे समुद्र में हो, चाहे भारत में हो, चाहे 4 देशों की सीमाओं पर हो या 5 देशों की हो, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वो तो सिर्फ जीवों की संख्या देखता है कि कहाँ पर क्या है, वो वहां पर चिन्हित कर देता है। फिर वो क्या करता है, वहां पर चिन्हित करने के बाद में फिर वो उसके बारे में संरक्षण और उसके उपायों के बारे में उन देशों पर कार्रवाई है वो डाल देता है कि आप इसका संरक्षण करोगे, आपके क्षेत्र में है तो आप इसका संरक्षण करोगे। हो सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो जीव जंतु है, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र में आते हैं, अगर वो मानसून के साथ या मानसून से पूर्व अगर भारत में किसी क्षेत्र पर आते हैं, वो अगर भारत वाले तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ आने के बाद में उन जीवों को मार देते हैं, तो फिर वो समस्या तो उसी पर आ गई नहीं। जैसे आपने पढ़ा नहीं था कि एक रिडले कछुए का नाम पढ़ा हुआ था आपने, रिडला कछुआ, रिडले नाम का कछुआ। इसके अलावा साइबेरियन सार्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से चलकर आते हैं। कहाँ पर आते हैं, राजस्थान में आते हैं साइबेरियन क्रेन। तो वो वहाँ की जैव विविधता है, परंतु उसको यहाँ पर भी संरक्षित किया गया है। तो कोई भी जीव है, तो तभी तो ये लाइन पहले कही गई थी कि किसी भी जैव विविधता के में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका प्रशमन करना बहुत ही कठिन बात है कि वो उसका कैचमेंट एरिया कितना का है, वो जीवों पर निर्भर करता है। और ज्यादातर ये कहते हैं कि जो साइबेरियन सार्स आते हैं वो प्रजनन के लिए राजस्थान में आते हैं, केवलादेव घना घना पक्षी अभयारण्य में आते हैं। इसके अलावा एक दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। पिटली द्वीप नहीं, वो तो ये नहीं। दक्षिणी अमेरिका के जहां पर लिखा है ना इक्वेडोर और कोलंबिया, वहां पर एक द्वीप है, वो पक्षी द्वीप है। नाम अगर ऑप्शन में हो तो मैं बता सकता हूँ इसका। वहां पर एक कछुआ पाया जाता है, रिडले कछुआ। परंतु वो रिडले कछुआ है क्या, प्रजनन काल के दौरान वो आता है उड़ीसा के पास में आ जाता है, यहाँ पे समुद्री मार्ग के जरिए। गाल पे घुस रही। हाँ, गालपगेसो, गालपगेसो, गालपगेसो नाम का है वो। एक टर्किश टर्किश शो है, टर्किश उसका नाम है शायद डे ड्रीमर नाम का कोई है। उसमें कई बार उसको दिखाया भी गया है, कई बार उसका जिक्र भी किया गया है। चलो क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, पौधों एवं प्राणियों के लिए, सभी जीवधारियों के लिए? सभी जीवधारियों के लिए। सभी जीव। मनुष्य के पर भी तो ये बात होती है ना, कई बार एसटी ओबीसी, इसके अलावा जो भी है जनजातियां हैं जिनका दमन हो रहा है या फिर जिनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, तो वो कई बार क्या है कि ये ऐसा होता है कि प्रत्येक मनुष्य है, उनको समाज में रहने के लिए उनके अधिकार है, मूल कर्तव्य है, वो भी तो निर्धारित किए जाते हैं। तो मनुष्य भी खुद भी इसी क्या है, बायोडाइवर्सिटी में आता है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुरक्षित, जिनको सुरक्षा नहीं है, प्रजातियां कौन कौन सी है असुरक्षित, जो दूसरों को असुरक्षा दे? बाघ व शेर असुरक्षित है। नंबर 3, जिनकी संख्या अत्यधिक हो वह असुरक्षित है। या फिर जिन प्रजातियों के लिप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है, वो असुरक्षित है। बाघ व शेर। बाघ व शेर क्या है, असुरक्षित प्रजातियां। चेक करेंगे क्या इसको?
यही है सर, बाघ और शेर। पढ़ा तो मैंने यही था, परंतु इसका डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बहुत है वो सूबेदे प्रजाति है। वो सुबहते थी। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए? इनका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सर पालतू जीवों के सेकंड लिए, नंबर, सर सेकंड नंबर का कौन सा क्या है? बाघ व 6 शेर। नंबर ऑप्शन। 6 नंबर ऑप्शन। माइक ऑफ कर दो। उसके बाद में है नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज उद्देश्य बनाने का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए या संरक्षण के लिए? संरक्षण के लिए। संरक्षण के लिए ही संरक्षण करते हैं, तभी तो क्या है कि नेशनल पार्क और पशु विहार सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज वगैरह जो है बनाए जाते हैं। राजस्थान के प्रथम बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो बता सकता है? ऑप्शन देना उदयपुर। सर एक बार। उदयपुर में ऑप्शन नहीं है। गोरखपुर। नहीं नहीं, उदयपुर में नहीं है क्या बर्ड सेंचुरी? हाँ हाँ, उदयपुरी बर्ड है सर, सेंचुरी उदयपुरी। उदयपुर। गोरखपुर। उदयपुर। वो पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरीज अलग होती है सर। नहीं सर, ऐसे जैसे बर्ड नेशनल, सेंचुरी नहीं कहते हैं इंग्लिश में। नहीं पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसमें उदयपुर की झील के पास में वो क्षेत्र बताया गया था। मैंने वैसे ही हाँ चलते सही है चलते सर, क्वेश्चन बर्ड पूछ लिया। सेंचुरी उदयपुरी है। राजस्थान की प्रथम बर्ड सेंचुरी है वो उदयपुर में। देखो उड़न गिलहरी पाई जाती है प्रतापगढ़ में, महुआ वाले क्षेत्रों में, तो वो वहां पर पाई जी सर। जाने वाली स्पेशल प्रजाति है, तो वो भी वहां की बायोडायवर्सिटी में काउंट होती है। जैसे भेड़िया है, लकड़बग्गा है, इसके अलावा तेंदुआ है। इसके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन है, नहीं नहीं 4 नंबर क्वेश्चन है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, कौन से समृद्ध क्षेत्र है? ये तो आपने पढ़ा है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें एक और है, अगर आपसे तुलना करा के पूछ ले, वो तुलना में ही आपको दोनों भाग दे दे कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, स्थल भाग में या फिर है जल भाग में? स्थल भाग में। नहीं, जल भाग। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जल भाग में पाई जाती है, जलीय अच्छा। भाग सबसे ज्यादा। जब आप प्रवाल भित्तियां पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि असल में कितनी प्रजातियां पाई जाती। उसके अलावा देखो, उष्ण कटिबंधीय भागों में क्या है, जैव विविधता ज्यादा है, परंतु शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में जीवों की संख्या ज्यादा है। दोनों में ही अंतर है। वहां तो एक स्पेशल प्रकार की जीव की ज्यादा है, परंतु क्या है, यहाँ पर प्रजातियां बहुत ज्यादा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्माकाश, वो शिकार भूमियों के लिए सवाना तुल्य वाले का वो वैसे आया नहीं, वैसे ही नहीं आया वो क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है शायद वो क्वेश्चन। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में, ये देश में पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन हुआ था? यूके, ब्राजील, मेक्सिको और चाइना? ब्राजील। ब्राजील में। ब्राजील में हुआ था, रियो डी जनेरियो। जी सर। पृथ्वी समिट कब हुआ था? 1992। 1992 में। एलपीजी नीति कब आई थी? 1991। एलपीजी गैस वाली। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में लेकर अच्छा आए थे। वो हाँ, उदारीकरण वाली वो। हाँ हाँ वही 1991 में मनमोहन हाँ सिंह वो सरकार लेकर 1991 आई में थी। थी सर। उसके जस्ट बाद में यही है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मनमोहन सिंह नहीं लेके आए थे क्या? हाँ हाँ वही 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 वही। अब तो हमारे हो गया, ये लेसन भी पूरा हो गया और तालियां बजा दी जाए सारा का सारा। बहुत अच्छी तरह से अपना एनसीईआरटी पूरी हो गई 11th क्लास की। इसके साथ में मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अपने राजस्थान से संबंधित है। चलो ये बताओ कि शुभंकर है राजस्थान में 33 जिलों के,
जी सर। जयपुर का पहले बताओ कि हनुमानगढ़ का क्या है शुभंकर? किला है क्या? वो किला। छोटा किलकिला। हाँ। उदयपुर का? उदयपुर का ऑप्शन बताओ सर, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कोई ऑप्शन है तो फिर वो कर ही जाओगे आप। उदयपुर का है कब्र बिजू। कब्र बिच्चू। चलो ये बताओ जैसलमेर का? गोडावण। तो जोधपुर का क्या है? जोधपुर का है वो खिंचन, क्या नाम, कुरंजा। कुरंजा। हाँ। तो भालू कहाँ का है? जालोर का। जालोर का। क्या बात अभिषेक सर, आ नहीं रहे क्या क्वेश्चन? तो बताओ तेंदुआ कहाँ का है? तेंदुआ। मेरे भी मेरे भी पास है ना, आंकड़े नहीं है। मैं सिर्फ मेरे कुछ जितने याद है ना वही पूछ रहा हूँ मैं। पाली के यहाँ तेंदुआ। सर, तेंदुआ। तेंदुआ आप ही बताओ। पाली। हाँ पाली। पाली का। वेरी गुड सर। इसके अलावा आप ये बताओ भेड़िया कहाँ का है? भेड़िया भेड़िया तो राजमंद। हाँ, राजसमंद का राजमहल। है। इसके आप ये बताओ कि जल पीपी कहाँ की है? जल पीपी। जलावन। इधर बांसवाड़े में। बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा की। और और सर याद ही नहीं है सर ये। चित्तौड़गढ़ का क्या है? नहीं याद तो, याद क्यों नहीं होंगी, याद हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का क्या है? अफीम। चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ का तो सर कंफ्यूजन है। अफीम है क्या? चौसिंगा चौसिंगा करके कुछ नहीं क्या? हाँ वही। चित्तौड़ का है चौसिंगा। प्रतापगढ़ का क्या चित्तौड़, है? प्रतापगढ़ का क्या गिलहरी। सर? हम्म, उड़न गिलहरी है सर। उड़न गिलहरी। हाँ सही है, उड़न गिलहरी। एलबी वेंटर। एलबी वेंटर नाम से है उसका नाम शायद। वानस्पतिक जीव जो नाम है ना उसका, एलबी वेंटर। एलबी वेंटर से उसका नाम। आप बताओ बीकानेर का? मैं बताऊं क्या सर? हाँ बताओ। बढ़ती तरह है। बढ़ती तरह। भटती तरह। तो फिर रेत ये का बताओ तितर। चूरू। हाँ चूरू का क्या है? चूरू कृष्ण का मृग है है। कृष्ण मृग। कृष्ण मृग। देखो वहां पर कृष्ण मृग ज्यादा है। और जैसलमेर में गोडाउन ज्यादा है। भालू है वो जैसे। जालौर में ज्यादा है। इसके अलावा हाँ। खिंचड़गांव फलौदी जैसलमेर जोधपुर का है, वहां पर कुरंजा ज्यादा है। तो हाँ सर। गंगानगर में क्या है? गंगानगर में है चिंकारा। चिंकारा। तो ये बताओ खरगोश कहाँ का है? ये खरगोश था शायद। दो साल से। दौसा का। ये बताओ जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, बाघ। ये बाघ कहाँ का है? रणथंभौर बहुत सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का सर। हम्म, हाँ सवाई माधोपुर का। तो फिर मगरमच्छ कहाँ का है? ये है झालावाड़ वाला। तो गागरानी तोता कहाँ का है? झालावाड़ का जागरण तो होता है सर। हम्म। अच्छा। तो मगर कहाँ है? मगर किसका है? मगर वो सर मगर और कोटा नहीं है का भाई, मगर। मीठ वाला। कोटा और तो का नहीं मगर। पता मुझे। बाहर हो जाओ ऑप्शन से। दोबारा मत बोलना। हाँ। मगर कहाँ का है? करौली तो नहीं कोटा सर, का सर। करौली। 12 का। कोटा है करौली। अच्छा मगर वाला। चलो ऊद बिलाव कहाँ का है? क्या सर? ऊद बिलाव। ऊद बिल्लो कोटा का है नहीं क्या? ऊद बिल्लो है सर कोटा का शायद। 50% लग रहा है मेरे को। हाँ तो कोटा बूंदी का का उधर क्या है? मिला। कोटा का ऊद बिलाव है। बूंदी का क्या है? सर वो पता नहीं।
चलो ये बूंदीवाड़ा। बताओ, चलो बूंदीवाड़ा छोड़ो, सुरखाव किसका है? बूंदी का। क्या बात है, वो बूंदी वाले में बता नहीं रहते, सुरखाव नाम लेते, बूंदी पे चले गए। हाँ। सुरखाव चीज क्या है पहले तो ये बताओ, कोई हाथी है या कोई जीव है या कोई 4 पैरों वाला है कि 3 पैरों वाला है, क्यों, क्या चीज क्या है वो? पक्षी वगैरह बोला। हाँ, पक्षी की तो ये तरह होता उद है। चलो बिलाव ये क्या है सर? उद बिलाव बिलोड होता है ना वो, बिल्ला। प्रॉपरली ऐसा होता बताओ। है। हाँ, बिल्ला। हाँ, जो जंगली जानवर, जंगली बिल्लियां होती है ना, ये कैट रोई फैमिली बिल्ला। के हैं जैसे। हाँ, रोई बिल्ला। जैसे तेंदुआ क्या होता है, ये बिल्ली प्रजाति का ही है, परंतु वो बिल्ली प्रजाति में बड़ी बिल्ली बिल्लियां कहलाती है वो। तो ये बताओ आप, क्या नाम है उसका, जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा कहाँ का है? जंगली मुर्गा। हम्म, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जंगली मुर्गा वाला तो मैं पूछ नहीं माउंट वाला आबू था सिरोही मतलब। वाला है सर, जंगली मुर्गा का वो है ना। वहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये जंगली मुर्गा। हम्म, चलो बताओ, वहाँ डूंगरपुर का क्या है तो? डूंगरपुर। डूंगरपुर जांगिल। का क्या फेमस है सर? हाँ, क्या चीज? जांगिल। जांगिल जांगिल। और झुंझुनू का क्या है? काला तितर। उत्तर है सर। कला काला चित्र। तितर। हाँ। हाँ। हाँ सर। और टोंक का क्या है? टोंक का। हाँ सर। तो राजहंस कहाँ का है? पता नहीं। तो नागौर का क्या है? पता नहीं सर। तो नागौर का राजहंस ही होगा। नागौर का है राजहंस, टोंक का है हंस, दौसा का है खरगोश। तो ये बताओ, खड़मोर कहाँ का है? अजमेर। अजमेर का। तो मोर कहाँ का है? तो मोर है क्या? मैं शायद भीलवाड़ा। मुझे याद नहीं आ भीलवाड़ा रहा, का। मोर मोर होना। तो भीलवाड़ा का जरा। भीलवाड़ा। हाँ, भीलवाड़ा का, सही सही। ये खड़मोर, मोर, और क्या रह गया? खड़मोर करौली रह अजमेर गई। का और मोर भीलवाड़ा। हाँ, अब रह गया करौली। करौली का क्या है? अब वो नाम बताऊंगा मैं जिसके ऑप्शन मुझे पता नहीं है। घड़ियाला है क्या? हाँ, घड़ियाल। घड़ियाल ही होना चाहिए 100%। और इसके अलावा धौलपुर का कौन सा है? धौलपुर का, इतना बता दूं, पक्षी है वो, जंगल है। बाज की तरह। जंगल तो अरे जांगिल नहीं सर। क्या पंचीरा? हाँ, पचीरा बोलते हैं उसको, पचीरा। पंचीरा। अलवर पंचीरा। का क्या है? अलवर। बहुत सारे हैं अलवर के सर, इसमें इनसे पूछो। ग्रुप में अलवर ही अलवर भरा है। अच्छा, अलवर वाले बताओ भाई। अलवर कौन वाले कौन आज है तो अलवर से? आरिफ सर आएंगे यहाँ, आरिफ सर नहीं आए इस कारण, वो बता देते हैं मतलब। अलवर, अलवर का क्या है? सांबर है सर, इनको ही नहीं पता। हम्म, बताओ सांबर क्या है? कोई हिरण है या कोई, क्या चीज है सांबर? कोई गाय है हिरण या की नील तरह गाय? एक जानवर है सर। अच्छा, सांबर। भरतपुर एक का क्या सांबर है? झील है सर। हम्म, ये तो सारस। आपके अलवर में नहीं है। हम्म, सारस है सर। भरत हाँ, भरतपुर का क्या है? सारस। सारस। हाँ ये तो जयपुर का भंडारी सर बता देंगे। जयपुर का बताएंगे अभी।
ऑप्शन वगैरह हो तो करें सर, ऐसे तो याद नहीं। है तो हिरणी। शीतल है, शीतल। हम्म। हाँ चीतल। एक तो है चीतल, एक है चौसिंगा, और गंगानगर वाला क्या था? चौसिंग, चिंकारा। हाँ चिंकारा। देखो चिंकारा नाम तो है गंगानगर का, और चौसिंगा है चित्तौड़ का, और चितल कहाँ का है? जयपुर। जयपुर का। और इसके अलावा एक और बताया था अलवर का, क्या पंचीरा नाम था क्या? उसका? सांबर है। अरे अलवर का, सांबर। धौलपुर का है सांबर, पंचीरा। हाँ सांबर। सांबर। सांबर, ये अलवर, अलवर, जयपुर, चित्तौड़ और गंगानगर, इनके नाम याद रखना थोड़े से। जैसे अलवर का सांबर है, और जयपुर का है चितल, परंतु चित्तौड़ का है चौसिंगा, और चिंकारा है गंगानगर का। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी। क्या कोई बिना देखे एक सांख में बता सकता है क्या 33 के 33? ना सर, 2 दिन बाद पक्का बता दें। जरूरी नहीं है। और बताओ। अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी है, ये अपने प्रकार की एक जिला, वो तो एक जिला एक उत्पाद, वो तो चीज अलग है, परंतु जीवों से संबंधित अपना ये जरूरी है। 50 जिले हो गए हैं, हो सकता है कि अन्य जिलों का भी कोई शुभंकर माने, वो अलग बात है, परंतु एक बार 33 तक याद रखना जरूरी। सर ग्रुप में कोई पूछ रहा है करेला कौन सा पौधा होता है? करेला होता है वो। तो वो खारे वाला करील होता है, करेला है कि करील। मैंने करेला पूछा है? नहीं, ये क्रील और होता है। टेटी लगती है। करील, हम्म। करील। करील ही हाँ है वो सर। क्रील है। हाँ क्रील लिखा है, क्रील। क्रील पौधा होता है एक। क्या शेयर किया है संतरो, क्या लिखा है आपने, ये क्या शेयर किया हुआ है? बायोडाइवर्सिटी स्कूल। मैंने भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र भेजे थे सर। अच्छा अच्छा, ये कौन सी साइंस बुक वाली वाले बुक, हैं? साइंस अच्छा वाली साइंस बुक। वाले। पश्चिमी घाट व पूर्व रूप में भारत में स्थित है, जबकि इंडो बर्मा क्षेत्र जैव विविधता स्थल है, भारतीय भूभाग में सम्मिलित है। ठीक, ठीक है भाई, सभी के लिए आज की विषय तो खत्म होने के आसार पर है।